आदर्श पत्नी, आदर्श भाभी और अब आदर्श सास। ये आदर्श शब्द हमेशा से मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ये खिताब मुझे यूं ही नहीं मिल गया। इसके लिए मैंने सालों मेहनत की है, त्याग और संयम की नींव पर इसे खड़ा किया है। इसे दुनिया में जहाँ सब एक दूसरे को लूटने, खसोटने में, बुराई करने में ही मज़ा आता है, वहाँ आदर्श का खिताब पा लेना कोई आसान बात नहीं है। मैं जब नई नई दुल्हन बनकर आई थी, मन में एक सपना सजोया था कि मैं एक आदर्श पत्नी व बहू बनकर रहूंगी। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए मैं कमर कसकर तैयार थी। 2 दिनों में ही घर में सबने कहना शुरू किया, बहू तो बहुत अच्छी है। इन्होंने भी कहा कि ममता तुम तो बहुत अच्छी हो। मैं इस अच्छी से भी ऊपर उठना चाहती थी। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अच्छा कहलाने के लिए ही ये सारे प्रयत्न करती थी। मैं अपनी आदत से भी मजबूर थी। दूसरों को प्रसन्न रखने में ही मुझे संतोष मिलता था। मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी। पूजा स्नान के बाद सारे घर में झाड़ू लगाना, सफाई करना, पोछा लगाना, फिर सारे बर्तन रगड़ रगड़ कर साफ करना, पानी भरना। इतना काम हो जाने तक सब उठ जाते थे। फिर मैं चाय बनाती थी। सब हाथ मुंह धोकर टेबल पर आ जाते थे। सब इकट्ठे चाय पी रहे होते। उस समय मैं किचन में नाश्ते की तैयारी में जुटी हुई होती थी। पिताजी को गाजर का हलवा पसंद था, तो इन्हें बेसन के पकौड़े। ननद इन दिनों में से कुछ नहीं खाती थी, इसलिए उसके लिए नमक का पराठा और देवर के लिए तथा इनके लिए ब्रेड ऑमलेट। मम्मी जी का मेन्यू रोज बदलता रहता था, इसलिए रोज उनसे पूछकर ही बनाती थी। नाश्ते के तुरंत ही बाद मैंने खाने की तैयारी शुरू कर देती थी। इधर दाल चढ़ाकर नाश्ता टेबल पर रखती और फिर सबको बुलाती। कोई नहा रहा होता तो कोई कसरत कर रहा होता। ननद किसी नॉवल में डूबी होती। नजर उठाए बिना ही जवाब देती, आती हूँ ना, शोर क्यों कर रही हो भाभी। मम्मी जी नहा धोकर पूजा कर रही होती। मैं सबको आने के लिए कहकर किचन में वापस आ जाती। आँच से दाल उतारकर सब्जी चढ़ाती, फिर दौड़कर अपने बेडरूम में आती। इनके ऑफिस के कपड़े निकालती, पैंट शर्ट, रुमाल, जूते, मोजे, तौलिया, साबुन सब यथास्थान रखती। फिर जल्दी से इनका टिफिन तैयार करती। तब तक सब नाश्ते के लिए आ जाते। सब खुश होकर नाश्ता करते और मेरी प्रशंसा करते। ससुर जी कहते, बहू तुम बहुत ही अच्छा हलवा बनाती हो। मम्मी जी कहती, बेचारी सुबह से ही काम में लग जाती है। ननद, देवर और खुद ये मेरी तारीफ किए बिना नहीं रहते। धीरे धीरे मेरे नाम से अच्छी के स्थान पर आदर्श शब्द जुड़ गया। ये नाम मुझसे छीन न लिया जाए, इसलिए मैं सबकी बहुत सेवा करती, सबको खुश रखती। मगर इस भाग दौड़ में मैं बुरी तरह से थक जाती थी। इनके दफ्तर चले जाने के बाद मम्मी जी सत्संग में चली जाती, ससुर जी अपने दोस्तों से मिलने और नन्ना तथा देवर कॉलेज में। मैं घर में अकेली रह जाती। फिर कपड़ों का घाट लगता, घर भर के कपड़े धोती। फिर दोपहर को सबको गरम गरम खाना, शाम को फिर वही चाय से लेकर रात के खाने तक का सिलसिला। रात को जब पलंग पर आती तो थककर चूर हो गई होती, पैरों के तलवे दुख रहे होते। तब ये मुझसे कहते, ममता तुम सचमुच महान हो, घर के सारे काम तुमने अपने ऊपर ले लिए हैं। माँ और पापा इतने तुमसे खुश हैं कि तुम्हारा गुणगान गाते नहीं थकते। सच मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिलेगी। मेरी सारी थकान दूर हो जाती उनके ये शब्द सुनकर। फिर मेरे पैर भारी हो गए तो मैं भी सब कुछ करती रही। सब वैसे ही चलता रहा। फिर मेरा पहला बेटा हुआ, गौरव, प्यारा सा नन्हा सा। उसे पाकर मुझे जैसे जन्नत मिल गई। अब मेरा काम दुगना हो गया था। फिर भी मैंने कभी उफ तक नहीं की और ना ही किसी को शिकायत का मौका दिया। इस बीच मेरा स्वास्थ्य गिरता चला गया। अपना ध्यान रखने का समय ही कहाँ था मेरे पास। फिर 2 साल बाद अमन, फिर रिया और फिर विवेक। विवाह के बाद कितने सपने देखे थे, कितने अरमान सजोए थे कि मैं इनके साथ शिमला घूम रही हूँ। दोनों बर्फ पर बच्चों की तरह दौड़ रहे हैं, एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक रहे हैं, खूब हंस रहे हैं। पिक्चर, सैर सपाटा, ना कोई डर ना चिंता। पर वो सब कहाँ। सपनों का नरम बिछौना यथार्थ के कठोर धरातल पर बिछा हुआ था। मैंने ना तो कभी इनसे अपने अरमानों की बात की। उनके धूल में मिलने का डर था, कहीं वो ये ना कहे कि इतनी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। घूमने, सैर सपाटे, पिक्चर देखने में खर्चे क्या कम होंगे।
बड़ी मुश्किल से तो घर का खर्च उठाता हूँ, और तुम हो कि मैं बुरी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए हमेशा चुप रही। हम दोनों कहीं भी घूमने नहीं गए। बच्चे बड़े होने लगे। इधर सास ससुर भी वृद्ध हो चले थे और बीमार रहने लगे थे। मैंने उनकी जी जान से सेवा की, पर वे हमारा साथ कब तक देते। आखिर दोनों एक एक करके हमारा साथ छोड़ गए। फिर हमने ननद की शादी की। मैंने अपने दहेज का सारा सामान उसे दे दिया। सब नया नया वैसे का वैसा ही रखा था। ननद रो पड़ी थी, भाभी तुम कितनी बड़े दिल की हो। देवर को पढ़ाया लिखाया, लायक बनाया, फिर उसका भी विवाह किया। माया आई मेरी देवरानी बनकर। मैं उम्र में उससे बहुत बड़ी थी। वो मेरी इज्जत करती थी। मैंने सोचा था शायद अब मुझे थोड़ी राहत मिलेगी, पर ये क्या। उस दिन जैसे ही माया ने किचन में आकर सब्जी काटने के लिए चाकू उठाया, देवर जी पीछे पीछे आए और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर ले जाने लगे और बोले, तुम्हें खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाभी के जैसा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। मैं तो ज़िंदगी भर उन्हीं के हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। क्यों भाभी? मैं मुस्कुराकर बात को हंसी में टाल गई थी। फिर तो माया कभी भी मेरी मदद के लिए नहीं आती थी। मैं भी तो एक इंसान हूँ। मेरी भी इच्छा होती थी कि कभी आराम करूँ, पर मैंने कभी उससे कुछ नहीं कहा। माया हमेशा अपनी सहेलियों से यही कहती कि भाभी बहुत अच्छी है। मुझे तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने देती। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए। सब अपनी अपनी पढ़ाई में बिजी हो गए। मैं सबका पूरा ध्यान रखती, कब किसे क्या ज़रूरत है, कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या खाना है। बच्चे हमेशा लाड़ करते हुए मेरे गले से लटक जाते। माँ तुम कितनी अच्छी हो, हमारा कितना ख्याल रखती हो। रिया ने कभी कोई काम सीखने में रुचि नहीं ली। बचपन से जो आदत पड़ गई थी माँ पर निर्भर रहने की। जब कभी मैंने खास किसी काम के लिए कहा तो ज़रूर ही मेरी मदद की। बेटे तो फिर भी बेटे थे। वे तो राजकुमारों की तरह रहते थे और मैंने भी उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश की। रिया जब 22 की हुई तो हमने उसकी शादी कर दी। वह ससुराल चली गई। बेटे नए जमाने के थे। बड़े बेटे गौरव ने अपने पसंद से अंतर्जातीय विवाह किया। मैंने थोड़ी चैन की सांस ली कि अब तो मेरी बहू आ गई है। अब शायद बरसों से चली आ रही जिंदगी की इस आपाधापी से थोड़ी राहत मिलेगी। मगर उस समय मेरे दुख की सीमा नहीं रही जब देवर जी की बातों को मेरे बेटे ने भी दोहराया। विवाह के कुछ दिनों के बाद ही एक दिन पूजा को काम करते देखकर बोला, ये क्या पूजा, तुम काम कर रही हो? अरे तुम आराम से बैठो, अभी तो हमारी मौज मस्ती के दिन है। और फिर माँ है ना, उनके होते हमें किस बात की चिंता। फिर भी पूजा ने कुछ बोलना चाहा था, मगर गौरव उसको पकड़कर बाहर ले गया। अब मेरा सास का भी एक आदर्श रूप बन गया था। हालांकि पूजा बुरी नहीं थी, पर जब पति खुद काम करने से मना कर रहा है तो वो भी निश्चिंत हो गई थी। मैंने फिर भी समय का इंतजार किया। अमन और विवेक की शादी एक साथ ही कर दी, पर निधि और संध्या भी आकर पूजा के रूप में ही ढल गई। घर का वातावरण ही कुछ ऐसा हो गया था कि सब मुझ पर ही निर्भर थे। मैं ना देखूं तो कोई काम नहीं होता था। मैंने भी सोचा चलो बच्चे हैं, घूमने फिरने की उम्र है। आखिर मैंने अपने अरमान दबाए ही तो थे। जिस चीज़ से मैं वंचित रही, कम से कम बच्चों को तो उनकी कमी ना खले। मुझे तो पता था नई नई शादी के बाद क्या क्या अरमान होते हैं। समय बीतता रहा, बहुओं के बच्चे हुए, मैं दादी भी बन गई। बच्चे भी मेरे आगे पीछे ही घूमते थे। सच पूछो तो मैंने ही सबको पाला। बहुएं मेरा गुणगान गाते थकती नहीं थी। फिर मेरे पति रिटायर हो गए और अपना वक्त दोस्तों के साथ ताश खेलकर बिताने लगे। पर मेरी दिनचर्या में कोई फर्क नहीं आया। उस दिन की घटना मैं कभी नहीं भूल पाती। मैं बीमार पड़ी थी, बहुत तेज़ बुखार था। मुझे सप्ताह भर बिस्तर पर पड़े रहना था। उस एक हफ्ते सारी जिम्मेदारी बहुओं के ऊपर आ पड़ी। 2 दिनों में ही वे बुरी तरह चिढ़ उठी। जिम्मेदारी बहुओं मंझली और छोटी किसी काम की बात को लेकर आपस में ही लड़ रही थी। उन्हें समझाने बुझाने के बाद विवेक मेरे पास आकर बोला, माँ इन लोगों से कोई काम नहीं हो सकेगा, क्यों ना हम कोई नौकरानी रख लें। मेरी आंखों के कोर भीग गए थे। इतने सालों से सब कुछ मैं कर रही थी, आज जब 2 दिनों के लिए काम इन लोगों पर आ पड़ा तो नौकरानी रखने की बात कर रहे हैं। पर मैंने सिर्फ इतना कहा, रहने दो बेटा, जरा सी अच्छी हो जाऊं, 2 दिनों के बाद मैं खुद ही संभाल लूंगी।
और 2 दिनों के बाद फिर सब पहले जैसा ही हो गया था। अचानक एक दिन सुबह सुबह बैठे ही मेरी जीभ लड़खड़ाने लगी। बोलती कुछ थी, निकलता कुछ था। मैं खुद हैरान थी कि ये क्या हो रहा है। शाम होते होते मेरा पूरा बायां हिस्सा सुन्न हो गया। डॉक्टर को बुलाया गया। सब टेस्ट करने पर पता चला कि मुझे लकवा मार गया है। सारे घर में एक सन्नाटा सा छा गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या बात है, सब ने मुंह क्यों लटका रखा है? भगवान ने चाहा तो जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। पर मजबूरीवश मैंने बिस्तर पकड़ लिया। अपना काम करने लायक भी न रही। तीनों बहुओं के मुंह उतर गए थे। कुछ दिनों तक तो सबने खूब सेवा की। फिर धीरे धीरे सब अपनी दिनचर्या पर उतर आए। मैं सुबह से 12 बजे तक भूखी प्यासी लेटी रहती हूँ। किसी को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। घर में एक तनाव सा आ गया है। तीनों बहुओं का परस्पर प्रेम प्रदर्शन अब लड़ाई झगड़े में बदल गया है। आखिर पत्नियों की तकरार से तंग आकर तीनों बेटे अलग हो गए। मेरी हालत देखकर तीनों मेरे जीते जी संपत्ति का बंटवारा चाहते थे। सीधे मुंह कोई कह नहीं पाता। उनकी बातों से मुझे सब समझ में आ जाता है। रिया भी आई मुझे देखने, पर वो तो पराए घर वाली है, कितने दिन रहती। गौरव चाहता है कि मैं अमन के पास रहूं और अमन चाहता है कि मैं विवेक के पास रहूं। इन्हें भी अपना वक्त बिताना अच्छी तरह आता है। रात को अक्सर पूछते हैं, ममता कोई तकलीफ हो तो बता देना। शारीरिक तकलीफ तो मैं सह सकती हूँ, पर मुझे इस बीमारी ने जिंदगी के सच से वाकिफ करा के जो मानसिक अशांति दी है वो मेरी सहन शक्ति से बाहर है। आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि इस आदर्श शब्द से मैं बरसों चली गई हूँ। मेरे अच्छे होने का फायदा घर के एक एक लोगों ने उठाया है। मैं मृग मरीचिका सी आदर्श के पीछे भागती रही और सबने मेरी इस कमजोरी का फायदा उठाया। जीवन मैंने हमेशा दूसरों के लिए जिया है और आज जब मैं जीवन के कगार पर खड़ी हूँ तो सारे चेहरे मुझे अजनबी से लग रहे हैं। क्या मेरे 3 बेटे बहुएं, पोते पोतियां, बेटी, देवर देवरानी ये सब मिलकर मुझे अकेली का बोझ नहीं उठा सकते? हर बेटा चाहता है कि माँ को दूसरा बेटा ले जाए। बेटी ससुराल की दुहाई देकर चली गई। ये भी मेरे पास बैठकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। कितना स्वार्थी है ये इंसान, सिर्फ अपने सुख देखता है। आज एक सवाल मुझे बार बार परेशान कर रहा है। क्या अपना जीवन दूसरों के लिए जीकर मैंने गलती की, या फिर ये सब अपना कर्तव्य भूल गए हैं? क्यों होता है कोई ऐसा? क्या रिश्तों से जुड़ने के लिए वक्त का होना ही जरूरी है? धन का होना ही जरूरी है? ऐसा होता तो कुछ समय पहले जब इक्का दुक्का औरतें नौकरी करती थी, उनके पास तो वक्त ही वक्त था, तो सभी अपने को बांध पाती, सभी अच्छी होती। लेकिन ऐसा नहीं होता था। तब भी औरतें घर तोड़ने वाली होती थी, कर्कश होती थी। रिश्तों को जोड़ने के लिए आपका स्वागत वाला भाव, मीठी वाणी, खुला दिलो दिमाग, उस समय का महत्व जो आप अपनों के साथ बिताते हो, मधुर मुस्कान जरूरी होती है। वीना बड़बड़ा रही थी। माँ क्या कहे बेटी को? इकलौते भाई भाभी का रूखा सा व्यवहार वीना को अक्सर सहन नहीं होता था, तो वह जब तब माँ के सामने बड़बड़ाती थी। जब बेटे की शादी हुई तब नई बहू के अड़ियल स्वभाव से माँ परेशान होती, तो यही बेटी माँ को समझाती थी। शायद उसे भरोसा था कि वक्त के साथ भाभी बदल जाएगी, लेकिन कुछ लोग कभी नहीं बदलते। फिर बुनियादी स्वभाव तो कभी नहीं बदलता। करे भी क्या वानी? पहले भाई ऐसे नहीं थे। वानी अपने भाई विवेक से कम 8 साल छोटी थी, और जब वह लगभग 10 साल की थी तब पापा उसे व उसकी माँ को 20 साल के भाई के सहारे छोड़कर दुनिया से चल बसे थे। पापा के गले से झूलने वाली उम्र में वीना ने पापा को खो दिया था। वह अचानक खामोश व खोई खोई सी रहने लगी। लेकिन भाई जरूर 20 साल की उम्र में 40 के हो गए थे। भाई ने माँ व वीना को ऐसे संभाला कि माँ बेटी दोनों ही पति व पिता के जाने का गम भूल गईं। विवेक उस समय एमबीए कर रहा था। एमबीए करने के बाद उसने दिल्ली से वहीं एक नौकरी ज्वाइन कर ली। वह माँ और वीना को भी अपने साथ दिल्ली ले गया था और वहीं फ्लैट लेकर रहने लगा।
जिस साल वीना के भाई की जॉब लगी उस साल उसने 10वीं का परीक्षा दिया था। 12वीं में 96% अंक लाने पर वीना ने अपने भाई से एक अच्छी सी चीज़ मांगी, वह थी भाभी। क्योंकि माँ के कई बार कहने पर भी उसके भाई विवेक शादी की बात को टाल रहे थे, पर छोटी बहन की मांग को वह नहीं ठुकरा सके। विवेक ने माँ को माया के बारे में बताया, जिसने उसके साथ MBA किया था और अब वह भी एक अच्छी कंपनी में मैनेजर थी। माँ को भला क्या आपत्ति हो सकती थी। धूमधाम से विवेक और माया का विवाह हो गया। भाभी के रूप में सलोनी, लंबी छुरहरी माया को देख वीना और माँ दोनों निहाल हो गई। शादी की धूमधाम खत्म हो गई, सभी लोग विदा हो गए। माया ने भी जॉब पर जाना शुरू कर दिया। माँ चाहती थी कि माया कम से कम कुछ दिन की तो छुट्टियाँ ले लेती, तो उनका भी बहू का चाव पूरा हो जाता। लेकिन फिर उन्होंने मन को ये सोचकर समझा लिया कि आखिर इतने बड़े पद पर काम कर रही लड़की की कई दूसरी जिम्मेदारियां भी तो होती है। शुरुआत में माँ व वीना माया को जरा भी दुख नहीं होने देती, लेकिन बहू उन्हें जरा भी भाव नहीं देती थी। दोनों ही इस बात को महसूस करते हुए भी महसूस नहीं करना चाहती थी। उन्हें तो बस माया को प्यार करने व उसके लिए कुछ भी करने में मज़ा आता था। अब धीरे धीरे नई बहू व भाभी का चाव खत्म होने लगा तो माया की अकड़ उन्हें खलने लगी। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक माँ जो कुछ भी बहू के लिए शौक से करती थी, अब उनकी मजबूरी बन गई थी। वीना के लिए बड़े भाई पापा समान थे, वो उनके आसपास मंडराती रहती, लेकिन माया को यह फूटी आंख न सुहाता। उनके कमरे में जब कभी वीना आ जाती तो माया का चेहरा गुस्से से तन जाता। उसके चेहरे को भांपकर वीना वहां से चली जाती। माया का दर्प हर समय उसकी बातों व व्यवहार में झलकता रहता। वह खुद से ज्यादा योग्य व स्मार्ट किसी को समझती ही नहीं थी। माँ या वीना किसी की तारीफ करती तो वह झट उसकी कमी की तरफ उंगली उठा देती या मुंह उचका देती। अपने इसी व्यवहार की वजह से माया हर किसी के दिल में अपने लिए ईर्ष्या के भाव पैदा कर देती। माया के साथ अपने वैवाहिक जीवन का सामंजस्य बिठाने की कोशिश में विवेक माँ व बहन से दूर होने लगा। धीरे धीरे भाई बहन और माँ बेटे के बीच संवादहीनता की स्थिति आने लगी। भाई भी माँ व वीना के बर्थडे पर कोई महंगा सा उपहार देकर अपने कर्तव्यों की इतरिशी मारने लगा। माँ बीमार होती तो विवेक की ओर से एक बार डॉक्टर व दवाइयों की औपचारिकता पूरी कर दी जाती। उसके बाद यह भी नहीं पूछा जाता कि अब तबीयत कैसी है। इन दिनों भी माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। विवेक माँ को एक बार डॉक्टर को दिखाकर दवाइयाँ ले आए थे। उसके बाद उनको इतनी फुर्सत भी नहीं थी कि सुबह शाम 5 मिनट माँ के पास बैठकर कोमल स्वर में उनका हाल चाल पूछ पाते। वीना ही किसी तरह अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ माँ की देखभाल करती और सबको खाना बनाकर भी खिलाती। रात भर माँ का बुखार देखती, दवा देती और उस घड़ी को कोसती जब उसने विवेक भाई से भाभी की मांग की थी और माया जैसी भाभी इस घर में आई थी। बोला यही जाता है कि प्यार देने पर ही प्यार मिलता है, पर वीना सोचती कुछ लोग माया भाभी जैसे भी होते हैं, जिनके सामने प्यार की, मीठे बोलों की, भावनाओं की, मीठे एहसास की कीमत नहीं होती, बल्कि ऐसे लोग उन्हें मूर्ख लगते हैं। माँ तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? भाभी के जॉब करने का यह मतलब तो नहीं कि घर और तुम्हारी तरफ से वह इस कदर लापरवाह हो जाए। आखिर यह घर और तुम उनकी जिम्मेदारी हो। एक दिन वीना गुस्से से बोली, किसी दूसरे घर की लड़कियों को क्या कहना वीना, जब अपना बेटा ही परिवार व पत्नी के बीच संतुलन नहीं रख पा रहा है। भैया भी तो कितने बदल गए हैं माँ, फिर भी इस तरह सीधा व समर्पित रहकर काम नहीं चलता। जब दूसरा तुम्हारी भाषा नहीं समझता तो जरूरी है कि उसे उसकी भाषा में बात समझाई जाए। वीना गुस्से में बोली, उसे वक्त भी तो नहीं है ना। माँ बात को टालने और वीना को शांत करने की गरज से बोली। तभी से वीना यही सब बड़बड़ा रही थी। उसके ऊपर काम का भार बहुत हो गया था। वो कॉलेज जाती, रसोई में काम करती, माँ की भी देखभाल करती, पढ़ाई भी करती, शाम को ट्यूशन भी लेती थी, क्योंकि जब से माया भाभी आई थी उसकी पॉकेट मनी के लिए उसके भाई के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता था।
वीना माँ को दवा देने के बाद जूठे बर्तन उठाकर रूम से बाहर चली गई। माँ सोच में मग्न होकर चुपचाप लेटकर सोचने लगी कि दोनों अच्छा कमाते हैं। जब अपने पास वक्त नहीं है तो जरा भी जिम्मेदारी महसूस करे तो खाना बनाने के लिए किसी काम वाली का प्रबंध कर सकते हैं, लेकिन पैसे भी नहीं खर्च करना चाहते। समय भी नहीं है, भावना भी नहीं है। दूसरा दिन भर खटता रहे तो उसके लिए तुम्हारे पास दो मीठे बोल भी नहीं है। वीना ठीक कहती है, जब अपनी भाषा सामने वाले के समझ में नहीं आती तो उसकी भाषा में उसे समझाने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। आखिर उसे अपनी गलती और दूसरे के महत्व का एहसास कैसे हो। माँ कई तरह से सोचती रही। बेटे को रहने के लिए कंपनी की ओर से अच्छा भला किराया मिलता है। यह घर उनका है, उनके पति ने बनाया था। आधा घर किराए पर उठाकर भी वह और वीना अपनी जीविका चला सकते हैं। पति का जो थोड़ा बहुत पैसा उनके पास जमा है वह वीना की शादी व शिक्षा आदि के लिए काफ़ी है। ऐसा सोचकर कुछ निश्चय कर माँ निश्चिंत होकर सो गई। थोड़े दिन बाद माँ ठीक हो गई। बेटे बहू का रवैया जैसा चल रहा था चलता रहा। एक दिन मौका देखकर माँ बहू को सुनाते हुए बेटे से बोली, विवेक, तुम्हें तो कंपनी से अच्छा खासा किराया मिलता है, कहीं अपने लिए किराए का अच्छा सा फ्लैट देख लो। क्यों माँ? विवेक अवाक सा माँ का चेहरा देखता रह गया। माया की भी त्योरियां चढ़ गई। बात सीधी सी है बेटा, वीना अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी के लिए भी पैसा चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आधा घर किराए पर दे दूँ और वह पैसा वीना की शादी के लिए जोड़ दूँ, नहीं तो सारा भार तुम्हारे ऊपर ही पड़ जाएगा। माँ नरम स्वर में बोली। माया की समझ में चुपचाप बात आ गई। विवेक भी थोड़ी देर चुप खड़ा रहा, फिर अपने रूम में चला गया। लेकिन माया के दिल में उथल पुथल मच गई। अलग रहने पर इन दोनों की जिम्मेदारी भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, फिर ख़त्म भी हो सकती है। साथ रहने पर वीना की शादी उन्हें अपने स्तर के हिसाब से करनी पड़ेगी। पैसा खर्च होगा। अलग रहकर दोनों जैसा चाहे गरीबी में रहे और जैसी चाहे शादी करे। अगर चाहेंगे तो वे दोनों भी बस शामिल हो जाएंगे। ऐसा सोचकर विवेक के पीछे पड़ गई वह। विवेक पहले तो नहीं माना, फिर कई तर्क वितर्क के बाद मान गया। ऐसे ही 3-4 दिन की मेहनत के बाद आखिर विवेक को 2 बेडरूम का खूबसूरत सा फ्लैट मिल गया और दोनों खुशी खुशी नए फ्लैट में चले गए। वीना तो बहुत खुश हुई, पर माँ का दिल टीस गया। 1-2 दिन वह थोड़ा असमंजस की दशा में रही, फिर धीरे धीरे उन्हें भी अच्छा लगने लगा। घर का नीचे का हिस्सा किराए पर देकर माँ बेटी ऊपरी हिस्से में चली गई। किराएदार आने से जहां उनको सुरक्षा का आभास हुआ, वहीं पैसा आने से आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो गई। वीना अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरह ध्यान दे रही थी। माँ की देखभाल तो वह वैसे भी खुद ही कर रही थी। उधर माया की खुशी 4 दिन भी नहीं रही। दिन भर घर बंद रहने की वजह से काम वाली काम करे तो कैसे, पैसा होते हुए भी अपने लिए सुविधा जुटाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। वक्त के अभाव में घर अस्त व्यस्त रहता था। खाने का कोई ठिकाना नहीं था। घर बाहर संभालते संभालते माया को 24 घंटे भी कम लगने लगे। माया पर काम का दबाव बढ़ा तो विवेक भी कहाँ अछूता रहा। घर के कुछ काम उसके भी हिस्से में आ गए, जिसकी वजह से ऑफिस में कार्य क्षमता पर असर पड़ने लगा। जहाँ एक तरफ माँ बेटी की जीवन शैली सुधर गई, वहीं दूसरी तरफ विवेक और माया की जीवन शैली गड़बड़ा गई। आराम व निश्चिंतता खत्म हो गई थी। अति व्यस्त दिनचर्या से माया की तबीयत गड़बड़ा गई। 1-2 दिन तो किसी तरह से विवेक ने देखभाल की, लेकिन ज़्यादा छुट्टी लेना उसके लिए मुश्किल था। थक हार कर उसने माँ को फ़ोन किया। मजबूरी के चलते माया चुप रह गई। उसने माँ से कहा कि वह थोड़े दिन उनके पास रहने को आ जाए। कैसे आ सकती हो बेटा? माँ बेटी की बात सुनकर बोली। तू तो जानता है कि वीना के एग्ज़ाम चल रहे हैं। इसके अलावा बच्चे उससे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, इसलिए वह मेरे साथ आ नहीं सकती और उसे अकेला छोड़कर आना मेरे लिए संभव नहीं है। माया की तबीयत खराब है माँ। माँ थोड़ी देर चुप रही। अपनी बीमारी के दौरान बेटे बहू का रवैया याद आया। दिल ने चाहा कि कोई कड़वा सा जवाब दे दे, लेकिन फिर अपने को संयत करके बोली, बेटा मजबूरी है, नहीं तो मैं आ ही जाती। माया की मम्मी को बुला लो थोड़े दिन के लिए, उनके साथ ऐसी मजबूरी नहीं है। मजबूर होकर विवेक ने माया की मम्मी को फ़ोन किया। उन्होंने भी अपनी न आ पाने की मजबूरी जता दी।
माया के पापा को छोड़कर कैसे आ सकती हूँ बेटा, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। विवेक सोच में पड़ गया। माँ के पास जाने को माया तैयार नहीं होगी, लेकिन अपनी मम्मी के पास चली जाएगी। यही सोचकर बोला, ठीक है मम्मी, फिर मैं माया को आपके पास छोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ दिन भर फ्लैट में अकेले कैसे रहेगी। मैं भी अब छुट्टी नहीं ले सकता हूँ। माया की मम्मी चुप हो गई। बीमार बेटी की देखभाल तो करनी ही पड़ेगी, साथ में दामाद भी तो यहीं आएगा। दो लोगों का काम बढ़ जाएगा। नौकर छुट्टी पर गया था, उनके खुद के बस का था भी नहीं। बेटा, नौकर तो इन दिनों छुट्टी पर है, मुझसे तो अपने ही दोनों का काम मुश्किल से हो पा रहा है। तू अपनी माँ को क्यों नहीं बुला लेते, कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। क्या करे अब, एक दिन की और छुट्टी लेनी पड़ेगी। उधर माँ का मन शांत नहीं हो पा रहा था, इसीलिए शाम होते होते उन्होंने बेटे को फ़ोन करके कह ही दिया, कोई इंतज़ाम हुआ बेटा? नहीं तो अगर माया तैयार हो तो तुम लोग थोड़े दिनों के लिए यहाँ आ जाओ, जब माया ठीक हो जाए तब चले जाना। विवेक को मन ही मन शर्मिंदगी का एहसास हुआ। माँ को उसने अपने आने की बात इस डर से नहीं बताई थी कि शायद माया तैयार ना हो, और माया की मम्मी ने अपनी मजबूरी जता दी। अच्छा माँ, मैं माया से पूछता हूँ। विवेक ने माया से बात की। माया को बुखार में पड़े हुए 4 दिन हो गए थे। बहुत अधिक कमजोरी आ गई थी। विवेक चाहते हुए भी उसकी वैसी देखभाल नहीं कर पा रहा था जैसी होनी चाहिए थी। माया ने भी सोचा कि कौन सा वह हमेशा के लिए रहने जा रही है, जब ठीक हो जाएगी तब वापस आ जाएगी। ये सोचकर उसने हामी भर दी। अपने फ्लैट में ताला लगाकर विवेक माया को लेकर माँ के पास रहने चला गया। माया का बुखार अगले कुछ दिनों में और बिगड़ गया। ब्लड टेस्ट हुए, उसे टाइफाइड हो गया था। माँ बेटी ने माया की देखभाल में रात दिन एक कर दिया। एग्जाम होते हुए भी वीना माया की देखभाल में माँ का पूरा साथ देती। माँ माया के सिरहाने बैठकर उसका सिर सहलाती रहती, ठंडे पानी की पट्टियाँ करती। माया इस समय इतनी दयनीय स्थिति में थी कि माँ बेटी अपना सारा गुस्सा भूलकर उसकी देखभाल कर रही थी। माया अर्ध बेहोशी में सब कुछ महसूस करती। माँ उसे अपने हाथ से खिलाती। वीना सूप, जूस व दलिया बनाकर लाती। विवेक भी निश्चिंत होकर जॉब पर जा रहे थे। धीरे धीरे माया की तबीयत ठीक होने लगी। अभी कमजोरी बहुत ज़्यादा थी। वीना भाभी को सहारा देकर कुर्सी पर बिठा देती, उसका पलंग ठीक कर देती, स्पंज कर कपड़े बदल देती। माया की कमजोरी भी ठीक होने लगी। उसे पता था कि उसकी मम्मी ने अपनी मजबूरी जता दी थी, और जिस सास के साथ उसने कभी सीधे मुंह बात नहीं की, हर वक्त उसका व्यवहार उसके साथ तना हुआ ही रहा, उसी सास ने अपना सारा बैर भाव भूलकर कितने प्यार व अपनेपन से उसकी देखभाल की। मैं सोचने लगी कि अगर उसकी भाभी की तबीयत खराब होती तो क्या मम्मी मजबूरी जता देती? शायद नहीं। भाभी उनकी जिम्मेदारी है, और भाभी भी तो कितनी अच्छी हैं, उसके माता पिता का कितना ख्याल करती हैं। दूसरे शहर में रहते हुए भी उसके मम्मी पापा के प्रति पूरी जिम्मेदारी समझती हैं। माया के प्रति भी उनका व्यवहार कितना प्यार भरा है, पर उसने क्या जिम्मेदारी समझी अपनी सास ननद के प्रति, जो कि एक तरह से उसके ऊपर ही निर्भर थे। क्या पढ़ने वाली कुंवारी ननद के प्रति उसका कोई फर्ज नहीं था? उसकी देखभाल व उसका भविष्य निर्धारित करने का जिम्मा पिता के न होने पर क्या बड़े भाई भाभी का नहीं था? बूढ़ी माँ आखिर किसकी जिम्मेदारी है? उनके रवैये से परेशान होकर ही माँ ने उन्हें जाने के लिए कहा था। बीमारी के बाद बिस्तर पर लेटी माया खुद से ही सवाल जवाब करती रही। जब इंसान पर परेशानियां पड़ती हैं तभी अपनों का महत्व समझ में आता है, और आदमी की विचारधारा भी बदलती है। माया ठीक हो गई। एक दिन सुबह नहा धोकर माँ के पास बैठ गई और बोली, माँ जी, मैं अब ठीक हूँ, सोचती हूँ परसों से ऑफिस जाना शुरू कर दूँ। ठीक है, माँ संक्षिप्त सा जवाब देकर चुप हो गई, क्योंकि उनके दिल के घाव पर पपड़ी तो जम गई थी, पर घाव सूख नहीं पाया था। बीमार सास के प्रति बहू ने भले ही अपना फर्ज नहीं निभाया था, पर उन्होंने अपने फर्ज का पालन किया था। उन्होंने मन ही मन सोचा कि माया अब अपने घर जाने की सोच रही है, इसलिए वह भूमिका बांध रही है, तो जाए, उन्हें ऐतराज भी क्या हो सकता है। माया कोमल स्वर में बोली, सोचती हूँ मैं ऑफिस चली जाती हूँ, मुझे भी इतना
वक्त नहीं मिल पाता कि सुबह शाम खाना बना सकूं, इसलिए खाना बनाने वाली का प्रबंध कर देते हैं और साफ सफाई करने वाले कपड़े धोने का काम भी कर लिया करेंगी। उसकी सैलरी बढ़ा देंगे। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, माँ सपाट स्वर में बोली। मुझे इसकी आदत नहीं है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। फिर हम माँ बेटी का काम ही कितना होता है। तुम ऐसा प्रबंध अपने घर पर कर लो। माँ अपनी बात स्पष्ट करती हुई बोली। माया ठगी सी चुप हो गई। थोड़ी देर बाद बोली, क्या यह मेरा घर नहीं है माँ जी? यह घर तुम्हारा था। तुमने इसे अपना घर नहीं समझा, इसलिए यह सिर्फ मेरा और वानी का है। माया माँ के शब्दों से आहत तो हुई, पर उसे आत्मसात करती हुई बोली, आपका गुस्सा जायज़ है माँ जी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरे मन में तुम्हारे लिए गुस्सा, माफ़ी, प्यार कुछ भी नहीं है। तुम अपने घर में खुश रहो, मैं अपने घर में खुश हूँ। माँ, आप झूठ बोल रही हैं। आप हमें बहुत प्यार करती हैं, पर हमारी गलतियों पर आए गुस्से ने आपके प्यार को ढक दिया है। इस बात का माँ से कोई जवाब नहीं दिया गया। उनकी आंखों में आंसू झिलमिला गए। माया ने हिम्मत करके माँ के दोनों हाथ पकड़ लिए। माँ, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। सिर्फ हमारे गलत सोच ही हमारी सोच को गलत तरफ मोड़ देते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने घर वापस लौटने की इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन इस बार आपकी बेटी बनकर। माँ के शब्दों की कोमलता, पश्चाताप की ग्लानि से माँ के मन का गुबार बहने लगा। उन्होंने बहू को गले लगा लिया और बोली, अपने बच्चों से किसको प्यार नहीं होता माया? दिल दिमाग जुड़े हो, अपनों पर विश्वास हो, तो हर रिश्ते की बुनियाद मजबूत होती है। आपस में सहज बातचीत है तो कुछ भी खराब नहीं लगता। गलतफहमियां नहीं पनपती। ये तुम्हारा घर है, आज ही जाकर सामान ले आओ। माया माँ जी के गले लगे हुए सोच रही थी, आखिर ऐसा क्या था जो उन दोनों सास बहू के बीच में से बह गया और सब कुछ पारदर्शी हो गया। शायद उसकी गलत सोच, गुमान, परायपन का भाव, अपना ना समझने का भाव, उसका अहम, यही सब कुछ बह गया था। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।